बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ये उसी तरह से जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर आपको याद हो तो हम लिखते हैं V दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम डेल्टा यू से डेजिग्नेट करते हैं, पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी हम इसी तरह डिफाइन करते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। सो जनरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, it is defined as the gravitational potential energy per unit mass। और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये वर्क डन के इक्वल होती है। तो अभी इसको, ये तो हमने जनरली इसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन लिखी है कि ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। जैसे यहाँ आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो जैसे यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के बराबर हम लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं कि ये हम वर्क डन के इक्वल, इसको भी हम वर्क डन के इक्वल लेते हैं। और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और इट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेट वर्क डन, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, जिसमें हमने ये कहा था कि नेट वर्क डन ऑन अ बॉडी इज आइदर इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, अगर वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है एनर्जी, या यही नेट वर्क डन इट आल्सो इक्वल टू द चेंज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पे फर्ज करें हम एक बॉडी को जिसकी मास m है, हम किसी पॉइंट से किसी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, वहां से हम उसको यूनिफॉर्मली मूव करते हैं अप टू अनदर पॉइंट, then we are doing some work to move the body against the gravitational force. This work which we are doing to lift the body through some height is stored in this body as the change in its gravitational potential energy। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के भी इक्वल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में यही वर्क डन चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। तो अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो इक्वेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। यानी यहाँ पे अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मास m है और वो बॉडी किसी रेफरेंस लेवल से, फर्ज करेंगे हमारा रेफरेंस लेवल है, उससे h हाइट के ऊपर है, देन यानी ये जो हाइट है इसकी, सपोज दैट दिस हाइट इज h, तो रिलेटिव टू दिस रेफरेंस लेवल हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं mgh। और ये भी बेसिकली वर्क डन के ही इक्वल होती है कि आपने इस यहां से लेके रेफरेंस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। जब रेफरेंस लेवल हम कंसीडर करते हैं तो वहां पे हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं,
और ये भी आपने पढ़ा होगा कि रेफरेंस लेवल आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप अर्थ के सरफेस को एज अ रेफरेंस लेवल लेते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेंगे। सपोज इस टेबल की सरफेस को हम रेफरेंस लेवल लेते हैं, तो यहाँ पे जब तक कोई बॉडी टेबल की सरफेस के ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमारे पास रेफरेंस लेवल की चॉइस आर्बिट्ररी होती है। वी कैन टेक एनी लेवल, एनी हाइट और एनी सरफेस एट सर्टेन हाइट, दैट सरफेस कैन बी टेकन एज द रेफरेंस सरफेस और रेफरेंस लेवल। जैसे अभी देखें, फर्ज करें ये हमने रेफरेंस लेवल लिया हुआ है। फर्ज करें कि अगर यहाँ पे हमारे पास इस ग्राउंड के ऊपर एक टेबल है और ये बॉडी उस टेबल के ऊपर अगर पड़ी हुई है, फर्ज करें यहाँ पे, तो आप इस टेबल की सरफेस को भी एज अ रेफरेंस लेवल ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन इस लेवल के लिहाज से 0 नहीं होगी, क्योंकि इस लेवल से इसकी हाइट 0 नहीं है, बल्कि इसकी कुछ हाइट है, दैट इज एच हाइट। तो देखें ये वाली जो इक्वेशन है ये डिपेंड करती है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। डिपेंड ये करता है कि आपने रेफरेंस लेवल कौन सा लिया है। अगर आप रेफरेंस लेवल चेंज कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिए, देखें, फर्ज करें ये ग्राउंड लेवल है, अर्थ की सरफेस का लेवल है। तो अगर हम इसको एज अ रेफरेंस लें तो यहाँ पे एनर्जी इसकी ज्यादा होगी इस रेफरेंस लेवल के लिहाज से। अगर आप इस टेबल की सरफेस को एज अ रेफरेंस ले लें तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी उससे कम होगी, ठीक है। रेफरेंस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं और हाइट को हम लेते हैं, हाइट को हम कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। नाउ तो देखें यहाँ पे इस इक्वेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी की ये वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन में हम अगर हाइट को चेंज कर दें, यानी रेफरेंस लेवल हमारा चेंज हो जाए, तो हाइट चेंज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो यानी ये हमारे पास कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन उस तरह से नहीं जिसमें हमारे पास कोई एक ही फिक्स्ड रेफरेंस लेवल हो, क्योंकि मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप रेफरेंस लेवल अर्थ की सरफेस को भी ले सकते हैं, किसी और सरफेस को भी ले सकते हैं। फर्ज करें आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं और उससे आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, तो फर्स्ट फ्लोर के जो ग्राउंड फ्लोर की छत है, तो फर्स्ट फ्लोर की सरफेस को अगर आप जो ऊपर उसका फर्श है उसको भी आप एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, तो वहां पे उसकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, लेकिन अर्थ के लिहाज से 0 नहीं होगी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में रेफरेंस लेवल इज आर्बिट्ररी, एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि देखिए अगर आप अर्थ की सरफेस से ज्यादा डिस्टेंस पे जाएं तो वहां पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जी की वैल्यू हम पहले भी देख चुके हैं कि ये जी की वैल्यू वेरी करती है एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी जितना आप अर्थ के सेंटर से दूर जाते जाएंगे तो ये जी की वैल्यू कम होगी, तो उस केस में आप इस वाली पोटेंशियल एनर्जी को भी यानी डिफाइन उस तरह से नहीं, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी और हमारा जो वर्क डन है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये दो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इस वाली इक्वेशन को किसी यानी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और किसी रेफरेंस लेवल के लिहाज से तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, बट जनरल डेफिनेशन के तौर पे हम इसको यूज नहीं करते। उसके लिए हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को? क्योंकि इस वाली इक्वेशन में एक तो रेफरेंस लेवल आप आर्बिट्ररी है, कोई भी रेफरेंस लेवल आप ले लेंगे और उसके लिहाज से फिर आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है। सिमिलरली अगर आप अर्थ की सरफेस से दूर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो भी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज टू डिफिकल्टीज वी डिफाइन हेयर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें जो हम रेफरेंस लेवल लेते हैं वो हम लेते हैं इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मींस आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड,
ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो टू डिफाइन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द रेफरेंस लेवल इज टेकन एट इंफिनिटी, मींस आउटसाइड द फील्ड। जैसे देखें यहाँ पे मैंने कहा था ये रेफरेंस लेवल आपने अर्थ की सरफेस ली है, ये कोई और सरफेस ली है, आप कोई भी सरफेस को एज अ रेफरेंस लेवल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम जो रेफरेंस लेवल लेते हैं दैट इज टेकन एट इंफिनिटी। ठीक है, उसको हम इंफिनिटी पे कंसीडर करते हैं उस रेफरेंस लेवल को। और वो जो है, अब इंफिनिटी मीन्स कि ये एक स्टैंडर्ड चॉइस है आपके पास। इंफिनिटी मीन्स आउटसाइड द फील्ड। देखें यहाँ पे भी ये इसी तरह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, तो हमने इसको कहा था वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे हम रेफरेंस लेवल कहां पे लेते हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स आउटसाइड द फील्ड, फील्ड से बाहर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को? It is defined as the work done to move a body from a point inside the gravitational field to a point to infinity, to infinity. Infinity means outside the field, to infinity एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मीन्स वेयर द ग्रेविटी becomes जीरो, यानी आउटसाइड द फील्ड, जहां पे ग्रेविटी जीरो हो जाए, फील्ड के बाहर। यानी फील्ड के अंदर किसी पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट वर्क डन टू मूव अ बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टू इंफिनिटी वेयर द ग्रेविटी बिकम जीरो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी is known as absolute gravitational potential energy। absolute gravitational potential energy, इसको हम कहते हैं absolute gravitational potential energy। और इसको हम शो करते हैं, इट्स सिंबल इज U, कैपिटल U से हम इसको डेजिग्नेट करते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमने देखें पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हमने क्या कहा है कि दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। सो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुड बी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट दिस पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसमें आपको बताया कि इसमें रेफरेंस लेवल और कैशू और जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं तो वहां पे हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U। ये हमें डिटरमिन करनी होगी कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है किसी बॉडी की। क्या मतलब कि इंफिनिटी के लिहाज से अगर हम रेफरेंस लेवल इंफिनिटी पे लें तो उस लिहाज से उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखें उसको हमने डिफाइन ऐसे किया है कि वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द फील्ड टू इंफिनिटी। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन करने के लिए हमें क्या डिटरमिन करना पड़ेगा? हमें वो वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा
कि बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट वर्क इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फिर उसी वर्क को अगर हम डिवाइड कर दें पर यूनिट मैस, यानी उसको मैस से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डेजिग्नेट करते हैं, सिमिलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल भी V है हमारे पास, कैपिटल V। और जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका सिंबल है हमारे पास U। ठीक है, कैपिटल U, जैसा मैंने यहां पे लिखा है कैपिटल U, दैट इज द सिंबल फॉर द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी, फिर उसको हम अगर मैथ से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हाउ टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये अब हमने देखना है कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, हमने ये कहा है कि दिस एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम any point inside the gravitational field to a point of infinity, means outside the gravitational field। तो देखें, फर्ज करें ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ को हम राउंड शेप में कंसीडर करते हैं तकरीबन। सो दिस इज द with its center here। Now suppose that यहां पे हमारे पास एक बॉडी है जिसकी मैस हम ले रहे हैं m, और इसको हम, यानी इसकी हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो क्या मतलब, हमें यह देखना होगा कि यहां से लेके इंफिनिटी तक मूव करने के लिए इस बॉडी को हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन टू मूव अ बॉडी इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पॉइंट ऑफ इंफिनिटी वेयर ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स जीरो, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, फर्क करें, हम इसको यहां से मूव करते हैं अप टू इंफिनिटी कीपिंग द बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम। मतलब यह है कि हम इसके ऊपर एक इस तरह की फोर्स लगा रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे ये बॉडी। ठीक है, तो फर्ज करें यहां पे ये इंफिनिटी पे हम इसको मूव करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी, मींस ये इंफिनिटी मींस के हियर दिस पॉइंट इज आउटसाइड द फील्ड, ये पॉइंट फील्ड से आउटसाइड है। तो देखिए, यहां से लेके यहां तक हम इसको मूव कर रहे हैं इस बॉडी को। अब किसी पॉइंट जो कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, वहां से इंफिनिटी तक मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एंड दैट एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, तो देखिए, अब यहां से जब हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि ये चेंज होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास होती है F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये होती है। अब इस केस में क्या होगी ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए, एक मैस m है जिसकी हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, और दूसरी मैस जो है दैट इज द मैस ऑफ अर्थ, जिसको हम me से डेजिग्नेट करते हैं, मैस ऑफ अर्थ, अर्थ की मैस। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस स्पेसिफिक केस दैट कैन बी रिटन एज G m me डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ गई। अब देखिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दैट इज द फोर्स बिटवीन दिस बॉडी एंड अर्थ। तो एक चीज तो ये है कि ये फोर्स आर स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड कर रही है, यानी जितना हम अर्थ से दूर जाते जाएंगे तो ये फोर्स कम होगी, यानी ये फोर्स कांस्टेंट
नहीं रहेगी। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए तो हम F डॉट डी वर्क W इज इक्वल टू F डॉट डी ये इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि अब ये फोर्स यहां से यहां तक कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको F डॉट डी वाली इक्वेशन डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि हम इस पूरे पाथ को, सपोज दैट दिस पॉइंट इज से, इस पॉइंट को हम कह देते हैं दिस इज पॉइंट 1, और फिर हम इसको स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं इस पूरे पाथ को। यहां 1 से लेके ये जो इंफिनिटी वाला पॉइंट है, इसको सपोज आप कह दें n, ठीक है। तो 1 से लेके 2, फिर 2 से 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। क्यों डिवाइड किया हमने स्मॉल सेगमेंट्स में? ताकि एक स्मॉल सेगमेंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहे, क्योंकि उसके लिए r की वैल्यू बहुत थोड़ी सी चेंज होगी। तो हम उसके लिए f की वैल्यू को एज अ कांस्टेंट फोर्स कंसीडर कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं f एवरेज फॉर दैट सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, पहला सेगमेंट, फिर सेकंड सेगमेंट, इसको मैं इस तरफ लिख देता हूं, दिस इज सपोज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो देखें अब अर्थ के सेंटर से जो हम डिस्टेंस लेते हैं ये, तो देखें इसके लिए ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा, दिस डिस्टेंस इज r1, पहले सेगमेंट का डिस्टेंस, दिस इज r1। फिर इस वाले के लिए आ जाएगा दिस इज r2, दिस विल बी r3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास r3 आ जाएगा, और ये जो आखिरी सेगमेंट है इसका जो डिस्टेंस है दैट विल बी rn, which is taken as infinity. This is rn। ठीक है, हमने इस पूरे पाथ को स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, और इस rn से पहले क्या होगा, ये वाला होगा दिस विल बी n माइनस 1 एंड हियर इट विल बी n माइनस 2। इस तरह के हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया है इस पूरे पाथ को 1 से लेके n तक। क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमें वर्क कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट से इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड टू अ पॉइंट आउटसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमें वर्क कैलकुलेट करना है टू मूव अ बॉडी अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखें यहां से 1 से लेके इंफिनिटी तक हमने मूव किया, तो इस मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा है, दैट वर्क विल बी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी एट दिस पॉइंट 1। ठीक है, तो हमें वो वर्क अब कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो देखें अब हम यहां पे इस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए एक तो हम ये कह रहे हैं कि पहले हम वर्क कैलकुलेट करें फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, देन फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, फोर्थ टू फिफ्थ एंड सो ऑन, एंड देन वी विल ऐड ऑल दीज स्मॉल वर्क्स। ठीक है, हर सेगमेंट के लिए इंडिविजुअली हम वर्क कैलकुलेट करेंगे F डॉट डी इक्वेशन से, जो वर्क की इक्वेशन होती है, और फिर हम उन सारों को सम अप करके टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 टू n, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू इंफिनिटी, एंड दैट विल बी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें अब हम यहाँ पे इस पहले सेगमेंट के लिए फोर्स को डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखें वर्क हमारे पास होता है W, दैट इज इक्वल टू F डॉट D। ये इक्वेशन है वर्क की डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम फर्दर लिखते हैं F इंटू D इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, इनके दरमियान एंगल थीटा होता है। तो लेकिन क्योंकि दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, ये किसके लिए है? दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ कांस्टेंट फोर्स F। क्योंकि हमारी फोर्स कांस्टेंट नहीं है,
इसलिए हमने इसको स्मॉल सेगमेंट्स में चेंज कर दिया। अब एक सेगमेंट के लिए हम फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे फॉर ईच स्मॉल सेगमेंट। पहले हम इस इक्वेशन को इस सेगमेंट के लिए यूज करेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, एंड सो ऑन। हर सेगमेंट के लिए अलग अलग हम इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो देखें ये जो इक्वेशन है इसको आप इक्वेशन 1 कह दें एंड से दिस इज इक्वेशन 2। अच्छा, अब यहां पे देखें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है D, डिस्प्लेसमेंट D जो है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आ रहा है डेल्टा R। उसको हम डेल्टा R ले रहे हैं। डेल्टा R मींस कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये वाला, यहां से लेके यहां तक, दिस इज टेकन एज डेल्टा R, ये वाला डिस्टेंस। सो दिस इज डेल्टा R, अ स्मॉल डिस्टेंस सेगमेंट डेल्टा R। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो ये डेल्टा R क्या होगा, दिस इज R2 माइनस R1। डेल्टा R हमारे पास क्या होगा, R2 माइनस R1, दैट विल बी डेल्टा R। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल्टा R। और फोर्स हमारे पास है F, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स के तौर पे पुट करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अब हम, जैसे अभी आपको बताया कि क्योंकि हमने कांस्टेंट फोर्स लेनी है तो उसके लिए हम एक एवरेज फोर्स कंसीडर करते हैं, और वो एवरेज फोर्स होगी F एवरेज इज इक्वल टू G M E ओवर R एवरेज स्क्वायर। R का हम एवरेज लेके उसका स्क्वायर ले रहे हैं, R एवरेज स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द एवरेज फोर्स। ठीक है, तो देखें हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है कि डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन 2 में डिस्प्लेसमेंट हमारा है डेल्टा R, और F की जगह हम F एवरेज पुट करेंगे। यानी आप इसको अगर ऐसे लिख लें कि F फोर्स, ऐसे लिख लें, F is equal to F average, F that is equal to F average, and that is equal to G M E by R average square। ठीक है, this is equation 3 and say this is equation 4। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अच्छा, अच्छा तो ये देखें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एवरेज फोर्स आ गई है। अब हमने इसको यूज करना है इन इक्वेशन 2 टू कैलकुलेट द वर्क। ठीक है, इसको फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।